हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइज, आज जो है हम प्रोनाउन में थर्ड पर्सन सिंगुलर इट के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है और फिर हमारा जो है प्रिपेरेटिव इट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो पहले हम इट का यूज देखेंगे कि इट का यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है। तो इट का यूज हमारा जैसे होता है नॉन लिविंग थिंग में हो जाता है, स्मॉल एनिमल्स में हो जाता है, और फिर हमारे पास जो है नेम ऑफ कंट्रीज में हो जाता है, और फिर हमारे पास वेरी यंग चिल्ड्रन में हो जाता है। तो इन सब तमाम में जो है बहुत सारे अभी हम देखेंगे। तो इनका यूज इट का हम करते हैं, जैसे यूज ऑफ इट, जैसे नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग ये हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं में। निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। स्मॉल एनिमल्स यानी कि छोटे छोटे पशुओं, इनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। नेम ऑफ कंट्री, देशों के नाम, इनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। और वेरी यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जिनका जो क्या है जेंडर डिफाइन है, छोटा बच्चा है उसका मेल है या फीमेल है, जेंडर डिफाइन ना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं कि वेयर इज योर कैट, इट हैज ड्रंक माई मिल्क। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कैट हमारा यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि स्मॉल एनिमल, तो यहाँ एनिमल को डिनोट कर रहा है, ये हमारा जो है एनिमल हो गया। अब आई हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन। अब यहाँ चेयर देख रहे हैं हमारे पास, अ चेयर, ये किसको डिनोट कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग को। ये नॉन लिविंग थिंग, चेयर हमारा कैसा है, नॉन लिविंग थिंग। तो अब यहां देख रहे हैं, अब यहां देखेंगे इंडिया इज अ कंट्री, इट इज वेरी बिग। तो अब हम ध्यान देंगे कि यहां देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंट्री है। ठीक, अब एक चीज समझना है कि हमने तो कहा कि इस सेंटेंस में एनिमल को डिनोट कर रहा है, और इस सेंटेंस में ये जो है नॉन लिविंग थिंग को डिनोट कर रहा है, और इस सेंटेंस में यह कंट्री को डिनोट कर रहा है। तो ठीक है कि ये जो है हमारे देख रहे हैं कि नाउन है, तो नाउन को अगर हम रिप्लेस करें, अगर हम नाउन को रिप्लेस करें तो किसी न किसी प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वही प्रोनाउन हमारा क्या है, इट। तो यही अब देख रहे हैं कि यहाँ एनिमल, जैसे वेयर इज योर कैट, इस एनिमल के रिपीटिशन को रोकने के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर क्या हुआ, इट का। अब आई हैव अ चेयर, अब इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए जो प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ भी हमारा क्या, इट का। अब इंडिया इज अ कंट्री, अब देख रहे हैं कि ये जो है इसको भी रिपीटिशन को रोकने के लिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है। तो इस तरह से जो हमने कहा कि प्रोनाउन हमारा ऐसा शब्द है जो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज होता है। यानी कि अब देख रहे हैं कि कैट के जगह इट, और चेयर के जगह इट, और इंडिया के जगह इट। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी इट। तो इंट्रोडक्टरी का हिंदी होता है परिचय। अब देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन्हें बोलते हैं या डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर डमी सब्जेक्ट बोले तो ये आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब हो जाता है क्या, नकली। ठीक, यानी कि इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट यानी कि आर्टिफिशियल सब्जेक्ट, और इसी को ही हम इम्प्टी इट बोलते हैं। जब इनको इम्प्टी इट बोलेंगे तो इनका मीनिंग नहीं होगा, इम्प्टी मतलब खाली, इनका मीनिंग नहीं होगा। तो ये जो है इंट्रोडक्टरी इट हमारे क्या डिनोट करते हैं, टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, वेदर, सीजन, टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, अदर नेचुरल फिनोमिना, अननोन जेंडर, यानी कि समय, दिन, तारीख,
महीना, वर्ष, मौसम, ऋतु, तापमान, वस्तु, दूरी, अदर प्राकृतिक घटनाएं, और ये जो है अननोन जेंडर को डिनोट करते हैं। तो हमने कहा कि जो इट का यूज जो होता है नॉन लिविंग थिंग, स्मॉल एनिमल, नेम ऑफ कंट्री, वेरी यंग चिल्ड्रेन, जिसका अननोन जेंडरों को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ कैट के लिए ईट, चेयर के लिए ईट, इंडिया के लिए ईट। उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी ईट का यूज जो है टाइम, डेट, मंथ, ईयर, वेदर, सीजन, टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, अदर नेचुरल फेनामिनाज अननोन जेंडर को डिनोट करने के लिए होता है। अब हम कुछ सेंटेंस लेकर के उनको जो है यूज हम समझेंगे। देख रहे हैं कि सेंटेंस में इट इज 5 o'clock, इट इज जस्ट ऑन 5, इट इज 5:30, इट इज 5:15, इट इज 4:45, इट इज 4 minutes to 5। तब हम देख रहे हैं कि इट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। तो अब यहां से हम फर्स्ट एक रूल देखेंगे कि हम इट के साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पहली बात। अब हम ध्यान देते हैं इट इज 5 o'clock, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि 5 बजा है, ठीक। इट इज जस्ट ऑन 5, यानी कि अब 5 बजने जस्ट की बात की जा रही है। तो यहां क्या हो जाएगा, अब 5 बजने ही वाला है। अब हम देख रहे हैं इट इज 5:30। तो अब यहां दूसरी चीज यहां ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक होता है पास्ट और एक होता है हमारे पास क्या, टू। तो पास्ट का जो है यहां अर्थ क्या निकलेगा, बजकर। पास्ट का अर्थ इस सेंस में निकलता है बजकर, और टू का निकलता है कम है, यानी कि कमी या बाकी का सेंस देता है। यानी कि इस सेंस में हमारा जो है पास्ट बजकर और टू कमी या बाकी का हमारा सेंस देता है। तो इट इज हाफ, यानी कि आधा, यानी कि आधा बज गया है, और कितने, 5 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि 5:30 बजा है। इट इज 5:30, 5:30 बजा है, ठीक। अब देख रहे हैं कि इट इज अ क्वार्टर, यानी कि अ क्वार्टर। तो क्वार्टर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो होता है 60 मिनट का एक घंटा होता है, और एक क्वार्टर इसका जो होता है ध्यान रखेंगे कि क्वार्टर जो कितने का होता है, चौथाई की अगर हम बात करें तो 15 मिनट, 15 मिनट और एक 15 मिनट और एक 15 मिनट, यानी कि 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं 15-15 में। क्वार्टर चौथाई में 1/4 में हमने इनको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये हमारे क्वार्टर हो गए 1/4। तो अब यहां ध्यान रखेंगे कि सावा हमारा, सावा यानी कि 1 घंटा प्लस 15 मिनट, यानी कि ये पूरा 60 मिनट और एक क्वार्टर ले लेंगे। 60 मिनट और एक क्वार्टर हमारा क्या होगा, सावा। और पौने, हाँ पौने की अगर हम बात करें, पौने यानी कि यहां पर जो है सावा घंटा, पौने घंटा। तो पौने घंटा हम क्या करेंगे, क्वार्टर में से चौथाई एक कम कर देंगे। तो कितने का हो जाएगा, एक कम कर देंगे, यानी कि 45 मिनट का एक पौने हो जाएगा, पौने घंटा। तो अब हम इट इज अ क्वार्टर, उसके बाद पास्ट यानी कि क्वार्टर भी बच चुका है, यानी कि उसके बाद 5 में। तो यहां क्या हो जाएगा, 5:15 बजा है, 5:15 बजा है। अब यहां ध्यान रखेंगे इट इज अ क्वार्टर टू, यानी कि बाकी है, क्वार्टर बाकी है कितने में, 5 में। यहां तो है क्वार्टर पूरा हो गया था और यहां बाकी है, क्वार्टर क्या है, बाकी है 5 में। तो यहां क्या हो जाएगा, 4:45 बजा है, 4:45 बजा है। अब यहां देखेंगे इट इज 4 minutes to 5,
और इट इज 5, यहाँ 4, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि इट इज 4, 2 यानी कि कम है, 4 मिनट कम है, यानी कि 5 बजने में, यानी कि 5 बजने में 4 मिनट क्या है, बाकी है। ये इसका अर्थ निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इट इज 5 to 5, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज 5 कम है 5 बजने में। तो अब जब यहाँ ध्यान रखेंगे एक चीज कि हमारे पास जो है अगर जो है नंबर ऑफ मिनट्स, अगर नंबर ऑफ मिनट्स मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो मिनट का यूज हम क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दो चीज हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये जो है हमारा फर्स्ट रूल, ये जो है हमारा 4th हो गया, और ये हमारा क्या हुआ 5 नंबर। तब हम ध्यान रखें, हमने कहा कि नंबर ऑफ मिनट्स अगर 5 का मल्टीपल है तो हम मिनट नहीं लगाएंगे, मिनट का यूज नहीं करेंगे, जो अपने आप में क्या होगा, सुपरफ्लाज होगा। तब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से इसके साथ मिनट हमने ऐड कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि इट इज 5 अपने आप में 5 का मल्टीपल है, तो इस वजह से इसके साथ हमने मिनट यूज नहीं किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज 5 to 5, यानी कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब देख रहे हैं कि 10 past 10 यानी कि यहां देख रहे हैं कि मिनट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल आ गया, तो 10 मिनट्स नहीं कहेंगे, खाली 10 कहेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो चुका है, मिनट हो चुका है, पास्ट बज चुका है, और 10 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 बजकर 10 मिनट, 10 past 10। अब यहाँ 5 to 7, ध्यान रखेंगे 5, अब यहाँ वही बात हुआ 5 to 7, यानी कि 5 का ये क्या हुआ, मल्टीपल है, और 2 यानी कि कम है, ध्यान रखेंगे 2 कम है, 7 में 5 मिनट कम है, यहाँ मिनट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 मिनट कम है यानी कि 2 कम ही है, कितने 7 में। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब हम देख रहे हैं कि 35 का मल्टीपल हुआ, तो मिनट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, 2 यानी कि कमी है, 35 मिनट कमी है, किस में, 8 में। तो यहाँ हो जाएगा कि 8 बजने में यानी कि 35 मिनट बाकी है। तो ये जो है हमने जो है टाइम पर इट का कंसेप्ट जो है हमने समझा कि पास्ट टू इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और क्वार्टर को भी हमने समझा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हमने जहां हमने सीखा कि नंबर ऑफ मिनट्स अगर 5 का मल्टीपल है तो वहां मिनट जोड़ना अपने आप में क्या है, सुपरफ्लाज, जो मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग सुपरफ्लाज कहलाता है। तो ये जो है मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड होगा, मिनट नहीं जुड़ेगा अगर मिनट जो है क्या है 5 का मल्टीपल है। और भी हम कुछ जो है सेंटेंस लेकर के समझते हैं। इट इज मॉर्निंग, तो इट का यूज हम पढ़ रहे हैं, इट इज मॉर्निंग, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि सुबह है, इट इज मॉर्निंग, सुबह है, या हम कह सकते हैं कि सुबह का समय है, सुबह का समय है। तो यहां जो है टाइम के लिए जो हम देख रहे हैं कि यूज हो रहा है इट का। अब इट इज मॉर्निंग नाउ, यानी कि अभी सुबह है, ठीक, अभी सुबह है। अब इट वाज 1947, यानी कि सन
1947 वाज यानी कि था, ये हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे कि इट इज अ मूनलाइट, इट इज अ मूनलिट लाइट, यहाँ क्या हो जाएगा चांदनी, मूनलिट चांदनी, यानी कि इट इज अ मूनलिट नाइट यानी कि चांदनी रात है। ठीक, अब देखेंगे इट वाज टेरिबली विंटर, टेरिबली मतलब होता है बहुत, अब वाज है तो अब यहां क्या हो जाएगा इट वाज टेरिबली विंटर, बहुत ठंडी पड़ती थी, बहुत ठंडी पड़ती थी। ठीक, अब इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर, ठीक, वहां बहुत ठंडा, वहां बहुत ठंडा पड़ता है, यहाँ क्या हो जाएगा वहां बहुत ठंडा पड़ता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग हम जो क्या कर रहे हैं इसका बना ले रहे हैं, यानी कि वहां बहुत ठंडा पड़ता है। इट इज ब्लोइंग हार्ड, ब्लोइंग मतलब होता है इट इज ब्लोइंग हार्ड, यानी कि ब्लोइंग मतलब होता है जोर से, यानी कि इट इज ब्लोइंग हार्ड यानी कि जोर से हवा बह रहा है, यानी कि जोर से हवा चल रहा है, इट इज ब्लोइंग हार्ड जोर से हवा चल रहा है। इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का यहाँ ध्यान रखेंगे होता है रिमझिम, ड्रिजलिंग मतलब होता है यहाँ पर रिमझिम, इट इज ड्रिजलिंग यानी कि रिमझिम वर्षा हो रही है, रिमझिम वर्षा हो रही है, यानी कि ड्रिजलिंग मतलब रिमझिम वर्षा हो रही है। इट वाज रेनिंग हैवीली, हैवीली मतलब होता है जोर से, यानी कि इट वाज रेनिंग यानी कि जोर से वर्षा हो रही थी, जोर से वर्षा हो रही थी। ठीक, अब यहां देंगे इट इज थंडरिंग, यानी कि थंडरिंग मतलब मेघ गरज रहे, मेघ का गरजना, और आईएनजी लगने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि क्या हो जाएगा मेघ एक गरजना की बात की जा रही, यानी कि मेघ गरज रहे हैं, मेघ गरज रहे हैं, यानी कि तो हमने कहा कि इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय है या सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ अभी सुबह है। इट वाज 1947 था। इट इज अ मूनलिट नाइट चांदनी रात है। इट वाज टेरिबली विंटर बहुत ठंडी पड़ती थी। इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर वहां बहुत ठंडा पड़ता है। इट इज ब्लोइंग हार्ड जोर से हवा चल रहा है। इट इज ड्रिजलिंग रिमझिम वर्षा हो रही है। इट वाज रेनिंग हैवीली जोर से वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग हैवीली जोर से वर्षा हो रही थी। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि जोर से वर्षा हो रही थी। अब यहाँ देखें इट इज थंडरिंग मेघ गरज रहे थे। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारे जो है इट का हमने जो है सेंटेंस लेकर के समझाई हुई। अब हम कुछ रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल देखेंगे कि अगर हमारे पास इट के बाद वर्ब टू बी में हमारा इज आ जाए, वाज आ जाए, और इनके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो सदैव नॉमिनेटिव केस में होगा। इसी चीज को हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है देख रहे हैं कि इट आ गया और इनके बाद वर्ब टू बी में इज और वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुए, यानी कि इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आ जाए या वाज आ जाए। ठीक, ये वर्ब टू बी के कैटेगरी का है। तो इनके बाद हम क्या करेंगे कि नॉमिनेटिव केस नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया इट और इसमें से देख रहे हैं आ गया इज, और इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। तो नॉमिनेटिव केस में होगा तो इसको हटा करके मी को हटा करके क्या करेंगे आई, यानी कि इट इज आई।
अब इसी तरह से ये भी हो जाएगा, हमारे पास आ गया इट, उसके बाद इज। अब हम ये भी नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। तो इट इज ही। अब दूसरा रूल देखेंगे इसी से रिलेटेड, अगर इट के बाद वर्ब टू बी वही चीज आ रहा है और इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, होम, विच, व्हाट, यहाँ तो सेम रूल वही है, लेकिन इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो इनके पहले हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में करेंगे। बात वही हुआ कि इनके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इनके बाद यह भी तो हमारा नॉमिनेटिव केस में हुआ, तो इनके बाद चाहे तो रिलेटिव प्रोनाउन भी, या साफ कर सकते हैं कि इस रूल के बाद भी हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं इट इज, इट उसके बाद वर्ब टू बी का इज आ गया, उसके बाद आएगा हमारा, देख रहे हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो इनके पहले जो यूज होगा क्या होगा, हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। तो इसको हटा करके क्या करेंगे, आई। तो इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। इसी तरह से भी हम देखेंगे कि इट हमारा आ गया, इज आ गया और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो इनके पहले नॉमिनेटिव केस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन। अब आगे रूल इसी पर देखेंगे कि अगर इनके बाद, इट के बाद वर्ब टू बी, इज, वाज है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है और एक प्रॉपर नाउन उनके बाद होता है और उसके बाद दैट हो सकता है, हु हो सकता है और होम, ये तीनों हो सकता है, लेकिन जो है बेटर माना जाता है किसको, दैट को यूज करना बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है सबसे। अगर सबसे अच्छा यूज माने तो ये दैट का होता है, लेकिन ये दोनों करे तो ये भी सही हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया इट, उसके बाद हमारे पास आ गया क्या, इज, उसके बाद हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, तो अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, इनके बाद हमारा ये हो सकता है दैट हो सकता है। ठीक, यानी कि बेटर माना जाता है। कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है इसे, ये भी सही है, जैसे इट इज राकेश और ये दोनों हु या फिर हुम टीचेज माई ब्रदर, तो ये भी सही है। तो ये जो है हमने ए बी सी तीन रूल हमने बताया और भी इसी से रिलेटेड हम तीन रूल और बताते हैं। देखते हैं कि अगर हमारे पास इट के बाद वर्ब टू बी में इज, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, उसके बाद अदर नाउन आता है, तो उसके बाद हम दैट का यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इट इज मिल्क दैट हु होम विच आई हैव ऑर्डर्ड। अब आप देखें हैं कि इट, उसके बाद हमारा जब वर्ब टू बी में इज आ गया, उसके बाद अदर नाउन आ गया, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इनका यूज हम नहीं करेंगे तो होगा क्या, इट इज मिल्क दैट आई हैव ऑर्डर्ड। अब इट के बाद वर्ब टू बी आ जाए, उसके बाद प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद हम दैट और हु में से किसका यूज करेंगे, तब हम ध्यान रखेंगे कि दैट को जो है यूज करना बेटर माना जाएगा। हालांकि दोनों हो सकता है लेकिन इसको बेटर माना जाएगा। जैसे देखते हैं इट इज, उसके बाद हमारा क्या, प्रोनाउन, उसके बाद हमारा दैट, ठीक, हु हैज सेड सो, तो दोनों हो सकता है लेकिन ये जो है ज्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक, यानी कि इट इज ही दैट हैज सेड सो, या ये भी हो सकता है इट इज ही हु हैज सेड सो, यानी कि इसमें जो है ज्यादा अच्छा है दैट बोलना। ठीक, अब रूल एक देखेंगे कि अगर इट का यूज सब्जेक्ट की तरह इंफिनिटिव, जिरंड और क्लॉज के लिए भी होता है, यानी कि इट का यूज सब्जेक्ट की तरह इंफिनिटिव, जिरंड और क्लॉज के लिए होता है। जैसे हम देखते हैं कि ईट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इंफिनिटिव, यहाँ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो है हमारा क्या हुआ, इंफिनिटिव, यानी कि ईट का यूज यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ईट का यूज इंफिनिटिव सब्जेक्ट की तरह, इंफिनिटिव के सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। ठीक है, इंफिनिटिव के लिए इंफिनिटिव है और इसका सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया
और ये देख रहे हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ing, ये जिरंड हो गया, तो ये जिरंड के सब्जेक्ट की तरह ईट यूज हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ईट, और यहाँ हम देख रहे हैं ईट इज, यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ ईट इज, उसके बाद सेड दैट सी इज इल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, क्लाज दिख रहा है, क्लाज, यानी कि हमने कहा कि इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लाज के सब्जेक्ट के रूप में हम ईट का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये क्लाज का सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम वर्ब टू बी, ईट और वर्ब टू बी पर हमने रूल पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि जो है हमारे इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लाज का के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का यूज करते हैं। और भी हम कुछ रूल देखते हैं। थर्ड देखेंगे कि हम नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज यानी कि दबाव या जोर डालने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में हम ईट का प्रयोग करते हैं। यानी कि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए यानी इम्फेसाइज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ईट का यूज, जैसे हमने कहा कि इस सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोर डालने के लिए करते हैं। जैसे इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब देख रहे हैं कि इट, उसके बाद वाज, उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं ये क्या हुआ, प्रोनाउन, यानी कि इस प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए हम किसका यूज किए हैं, इट का यूज किए हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है ईट का यूज जो क्या कर रहा है, प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। या चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नाउन इसी पर ही बना लेते हैं, जैसे ईट वाज राकेश हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब ध्यान देंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ईट का यूज किए हैं किसके लिए, नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए। अब यहाँ जो है ये हमारा क्या हुआ, नाउन हो गया, तो इसको इम्फेसाइज करने के लिए हम ईट का यूज किए हैं, ठीक, सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ हमारा ईट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और ये ईट हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए हम ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक, अब जो है ईट का यूज इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्लाज या फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्लाज या फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ईट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे कि यहां पर दैट राकेश विल बेटर हर। अब ये देख रहे हैं कि हमारा क्या है, क्लाज है, और ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये बाकी उसके बाद वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट हुए। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको शुरू करने के लिए जो है ये सेंटेंस का अरेंजमेंट हमारा क्या है, सही नहीं है। ये सेंटेंस का अरेंजमेंट सही नहीं है। देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह क्लाज आया है, उसके बाद ये वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड आया है। तो इसको जो है इंट्रोड्यूस मतलब होता है शुरू करने के लिए, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के एज सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज करेंगे। तो इसका जो है अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, इट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करना है, अरेंजमेंट सही करना है, इंट्रोड्यूस करना है। दैट राकेश विल बेटर हर नॉट ट्रू, तो यहां हो जाएगा कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट राकेश विल बेट्रे हर। अब जाकर के ये क्या हुआ, सही हो गया। अब यहां भी वही चीज देख रहे हैं कि यहां पर टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, ये भी हमारे क्या है, देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रेज है। अब इसको भी जो है एडजस्ट करना है इसको, और ये हमारा देख रहे हैं कि वर्ब है, ये अदर वर्ड है। तो अब इसको भी हम ईट की मदद से इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज एडमायरेबल
इट इज एडमायरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन। अब जाकर के ये क्या हुआ, सेंटेंस बना। ठीक, तो अब जाकर के ये क्या हुआ, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक, और सही अरेंजमेंट हुआ सेंटेंस का। तो इस तरह से जो है हमने रूल 4 पढ़ा, और एक दो रूल हम देख लेते हैं। 5 नंबर हम रूल देखेंगे। 5 नंबर के हमारा जो है इट का यूज क्लाज और स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि क्लाज और स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा इट का यूज होता है। जैसे अब हम देखते हैं कि इट का यूज क्लाज या स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इट का प्रयोग। जैसे अब देखते हैं कि वी वन द मैच। अब ये हम देख रहे हैं कि पूरा ये हमारा क्या हुआ, क्लाज हो गया, ये हमारा क्लाज हो गया। एंड वी वर अवार्डेड फॉर इट। अब इसका जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इस क्लाज का ऑब्जेक्ट हो गया। या अब आई वाज चीटेड बाय मेनी पर्सन्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह सकते हैं या क्लाज कह सकते हैं। ठीक, एंड आई नो इट, ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट या क्लाज का ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, इट है। ठीक, अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारे पास प्रिपेरिटी जो है, लास्ट रूल हम देखेंगे कि प्रिपेरिटी इट, हम देखेंगे कि प्रिपेरिटी इट क्या होता है। कुछ सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे कि कुछ सेंटेंस में अगर हम प्रिपेरिटी इट की बात करें तो इसमें जो होता है इट के बाद जो इज आता है, इट के बाद जो इज आता है वो हाइड होता है, या इट के बाद इज क्या होता है, हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। लेकिन इट का सेंटेंस में आना नेसेसरी है, यानी कि इट का होना नेसेसरी है, और इनके बाद जो है इज हाइड होता है। अभी सेंटेंस हम देखेंगे। जैसे अब हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर होता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद इट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद इंफिनिटिव या क्लॉज। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, वर्ब हो गया, और ये हमारा दैट हो गया। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल करके हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। ठीक, तो अब इसको चाहे हम, तो यहां हम कह रहे हैं कि इनके बाद जो है हमारा क्या है, देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वी थिंक, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और दैट हो भी सकता है, वर्ब के बाद दैट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद ये देख रहे हैं कि ईट, उसके बाद हमारा जो देख रहे हैं कि ये जो इज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आया हुआ है, छिपा हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये एडजेक्टिव, उसके बाद ये हमारा इंफिनिटिव। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ ही और एक कंसीडर, ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके बाद दैट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद ईट, उसके बाद जो है इज आया हुआ है यहाँ भी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्या है एडजेक्टिव, उसके बाद टू वर्क हमारा इंफिनिटिव, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद ईट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, इंफिनिटिव या क्लॉज। तो इस तरह से जो है हमारा क्या कहलाता है, यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो ये प्रिपेरेटरी इट, इसको समझने के लिए हम इस सेंटेंस को एक्सपेंड करें। पहले इसको समझने के लिए हम सेंटेंस को एक्सपेंड करेंगे। अब हम देखेंगे ध्यान से कि हम इस सेंटेंस को यहां हम लिख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि वी थिंक दैट। ठीक, हमने कहा कि अब यहां हम एक बात याद रखेंगे
कि वर्ब के बाद हम दैट को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों चीज हम कर सकते हैं। यानी कि दैट के बाद जो है हम वर्ब के बाद दैट को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट को छोड़ दे रहे हैं। तो वी थिंक हम नहीं लिखेंगे, वी थिंक। अब यहाँ देख रहे हैं कि इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, यहाँ हो जाएगा वी थिंक इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, टू ट्रेवल विदाउट टिकट। अब ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा वी थिंक इट, अब यहाँ इज हम चाहें तो अगले सेंटेंस में इट को हटा भी सकते हैं। हमारा ये भी जो है क्या हुआ, सही हुआ। पहली बार हमने दैट को रिमूव कर दिया तो भी सही हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद दैट आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक, इसको रिमूव कर दिया। और दूसरी बात में हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, वी थिंक इट, अब इसके बाद रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, यानी कि ये भी सही है। यहां हम चाहे तो दैट को भी हटा सकते हैं और इज को भी हटा सकते हैं, लेकिन हमारा इट नहीं हटना चाहिए, ठीक, इट हमारा नहीं हटना चाहिए। इसी चीज को यहां भी हम फॉलो कर रहे हैं लिख करके। तो अब यहां देख रहे हैं पहली बार में दैट को हटा दे रहे हैं, ही कंसीडर्ड। अब इस सेंटेंस को हम यहां लिख रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ही कंसीडर्स, ही कंसीडर्स। पहली बार में दैट को हटा देते हैं, इट को रख देते हैं, इट इज एन ऑनर टू वर्क हेयर, यानी कि हमने दैट को हटा दिया। अब दूसरी बात में हम चाहे तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा सही हुआ। और दूसरी बार में हम इसको वी कंसीडर्स इट, अब इज को हटा दे रहे हैं, एन ऑनर टू वर्क हेयर, ये भी सही। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हो गया है, ठीक। और दूसरी बात जो हमने देखा कि थिंक के वर्ब के बाद थिंक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो है प्रिपेरेटिव इट का मतलब ये होता है कि इट अपने बाद इज को क्या करता है, हाइड किए हुए रहता है। जैसे हमने कहा कि इट का अपने आप हाइड किया हुआ है, चाहे तो इट के बाद इज दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा। यहाँ हमने इट के बाद इज दिखाया है और इट के बाद इज यहाँ नहीं दिखाया है। यहाँ भी इट के बाद इज दिखाया है और इट के बाद इज नहीं दिखाया है। यानी कि इट जो क्या है, इट का होना क्या है, यहाँ पर हमने बताया कि इट का होना नेसेसरी है, ठीक। यही हमने कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज इट, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव इंफिनिटिव और क्लॉज। यानी कि इट प्रिपेरेटिव इट का मतलब ये होता है कि अपने आप में इज को क्या करता है, हाइड किए हुआ होता है। और उसको दिखाएं तो या न दिखाएं कोई बात नहीं, उसको न भी दिखा सकते, वो इज को हाइड किया हुआ होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।